हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लास्ट सेशंस में हम लोगों ने ह्यूमंस की जो कॉमन डिजीजेज हैं बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, फंगल, हेलमिंथिक, ये सब कवर की। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द इम्यूनिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से मैंने आपको बताया कि एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेज हैं। ठीक है, सभी से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को ढंग से समझ के रखिएगा। Now we have to study about two most common disease in humans, that is AIDS and cancer, है ना। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, आज का टाइम देखें, तो जो पूरे वर्ल्ड के लिए जो दो डिजीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है बच्चों, वो है एड्स और कैंसर। दोनों ही डिजीज में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल साइंस के पास अभी तक इन दोनों का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। नो डाउट एड्स के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन हमारे पास हैं, कैंसर के लिए भी बहुत तरह तरह की थेरेपीज हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल, एक नया आया है इम्यूनोथेरेपी, पढ़ोगे आप। बट ये सभी इन डिजीजेस को क्योर तो करती हैं, क्योर मतलब कि इनमें जो पेशेंट है उसकी लाइफ स्पैन को तो बढ़ाती है, बट उस बीमारी का जड़ से जो इलाज कहते हैं ना आपकी, अब ये बीमारी एकदम सही हो गई है, वो वाली स्टेज अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाई है मेडिकल साइंस में। कैंसर पे लगातार इनोवेशन चल रहे हैं, बट यस ऐसा बहुत केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में होता है कि अगर एक पर्सन को कैंसर हुआ, एक बार वो सही हो गया, तो फिर से उसमें रिकरेंस देखा गया है। ठीक है, तो ये दो डिजीज के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर इनकी डिटेल्स ली गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स की। इफ यू रिमेंबर, तो 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ना। हमारे इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन एड्स के लिए काम करती है वो है नाको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रेड कलर का रिबन उसका सिंबल है। ठीक है, नाको ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो काम करती है। तो ये कुछ वैसे जीके टाइप के क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बता दिए। वैसे एम्स में ज्यादा पूछते थे इस तरह के क्वेश्चंस, अब तो नहीं पूछते। ठीक है, तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम में ही इसकी पूरी डिजीज छुपी हुई है। एक्वायर्ड यानी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, बट एड्स का एक मोड है कि अगर मान लो एक प्रेग्नेंट मदर में ये डिजीज है तो उनसे उनके बच्चे को फीटस में भी चला जाता है ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके। तो कई बच्चे इसको समझ लेते हैं कि वो फिर कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक हो गया। तो नो डाउट अगर किसी बच्चे में फीटल स्टेज में ही वो वायरस आ गया तो जब से वो बॉर्न होगा उसमें उसको एड्स की प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़ी ना हुआ बच्चों। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर और कॉन्जेनाइटल दोनों में फर्क होता है, एक हल्का सा। क्या फर्क होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी जो जीन्स में डिफेक्ट की वजह से हो, और जनरली जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके सिम्टम्स बाय बर्थ ही आएंगे, तो वो कॉन्जेनाइटल होते हैं। बट कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जो सिंस बर्थ बच्चे में प्रेजेंट है। अगर वो एक एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, जैसे कि एड्स, जो उसे मदर से मिला या एनवायरमेंट से मिला पर बाय बर्थ उसमें था, तो आप उसे कॉन्जेनाइटल कह सकते हो। बट एड्स जेनेटिक डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है, है ना। जीन्स में डिफेक्ट की वजह से थोड़ी ना हो रहा है ये, या मदर या फादर से कोई डिफेक्टिव जीन बच्चे को मिल रहा हो, नहीं। ठीक है, तो ये एक एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इस सिंड्रोम, इस डिजीज में सॉरी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है पर्सन को। वैसे आप इसको सिंड्रोम भी बोल सकते हो, क्योंकि सिंड्रोम हम किसी भी ऐसे डिजीज को कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता एड्स में। एड्स एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, यानी पर्सन की ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है। और अगर ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारे चारों तरफ तो पैथोजेंस बैठे ही हैं हम पर अटैक करने के लिए, वो पर्सन पर अटैक करने लगते हैं। और पर्सन को कोई ना कोई, जैसे जनरली एड्स के पेशेंट्स में देखा गया है, टीबी इज वेरी कॉमन, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी हो जाता है, कैंडिडाइसिस, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और भी तरह तरह के ऐसे डेंजरस डिजीज है, रिस्की डिजीज है जो उस पर्सन को हो जाती है। और जनरली एड्स में जो डेथ होती है पर्सन की, वो इन दूसरे डिजीजेस, दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से होती है। आप पढ़ेंगे इसमें आगे एक जगह लिखा है कि एड्स के पेशेंट में तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, उनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिटी मिलने पर इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो एड्स में जनरली जो पर्सन की डेथ होती है बच्चों, वो HIV की वजह से ना होकर जो तरह तरह के दूसरे इन्फेक्शन हैं उनकी वजह से हो जाती है। क्यों हुए ये दूसरे इन्फेक्शन? क्योंकि पर्सन की इम्यूनिटी कम हो गई, सीवियरली कम हो गई। क्यों सीवियरली कम हो गई? लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनमें हेल्पर टी सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स हमारी CMI को भी इंड्यूस करती है और हमारे
ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी इंड्यूस करती है, और एड्स का जो वायरस है बच्चों वो इन्हीं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है, इनके नंबर को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन की दोनों इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो ना तो उसको थोड़ा लॉजिकली चीजों को कोरिलेट करके दिमाग में उसका एक इमेज बना लिया करो, मतलब एक ब्रीफ उसका बना लिया करो, फिर उसको डिटेल में लिया करो, ठीक है ना, तो तुम्हें चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। क्लियर है क्या? चलिए, तो इसमें लिखा है एड्स मींस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइफ टाइम में कभी भी ये इन्फेक्शन एक्वायर हो सकता है, बर्थ के टाइम पर, बड़े होने पर, एडल्ट में, ओल्ड एज में, इसके बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इफ यू रिमेंबर एड्स इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ही, प्लस इसके अलावा इसके और भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अभी हम देखते हैं। इंडिकेटिंग दैट, यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने कहा ना आपको कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बट इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये कोई जेनेटिक या हमेशा एक कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है कि बाय बर्थ ही होगी, एडल्ट में कभी भी ये इन्फेक्शन एक्वायर हो सकता है। क्लियर? सिंड्रोम वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। एड्स का पहला केस रिपोर्ट किया गया था बच्चों, सोचो सिर्फ 1981 में इस डिजीज के बारे में दुनिया को सबसे पहले पता चला था। हो सकता है उससे पहले भी होगी, बट हमारे सामने जो केस आया मेडिकल साइंस में दैट वाज इन 1981, और अभी हम सिर्फ 2024 में है, तब तक इसके मिलियंस ऑफ केसेस वर्ल्ड वाइड हैं। देखो लिखा है कि इन द लास्ट 25 years इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन्स। अब तो हम 25 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ चुका है, बट ये सोचो उस समय 25 मिलियन था तो अब कितना ज्यादा होगा। क्लियर? 2006 में आपकी ये वाली एनसीईआरटी आई थी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके लिखी हुई है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी में बदलने चाहिए इस तरह के, बट अभी तक नहीं बदले गए हैं। देन एड्स इज कॉज्ड बाय, इसका पैथोजन याद रखना है आपको, एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म याद रखनी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें कई बच्चे डी भूल जाते हैं क्योंकि फुल शॉर्ट फॉर्म में डी नहीं है, बट आई फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी, वी फॉर वायरस। ठीक है, ये रेट्रोवायरस है, ये तो हम कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में भी पढ़ा था हमने। रेट्रोवायरस कौन होता है? जिसमें आरएनए होता है, जीनोम है ना, जिसमें आरएनए जीनोम होता है, एंड एक स्पेशल एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब भी एचआईवी होस्ट सेल पर अटैक करेगा तो पहले अपने आरएनए से उसके अंदर डीएनए बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी है मुझसे, उन्हें अच्छी तरह पढ़ा चुकी हूं मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, प्लस एक और खासियत बच्चों एचआईवी की, एचआईवी एक एनवेलप्ड वायरस है। एनवेलप्ड वायरस है, एनवेलप्ड वायरस का मतलब क्या होता है? इसका डायग्राम अलग अलग तरह से बना रहता है, अलग अलग बुक्स में इस तरह का होता है ये वायरस। नॉर्मली आपने पढ़ा है कि किसी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए। तो ये आरएनए वायरस है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की एक कवरिंग होती है। तो इसके प्रोटीन की कवरिंग तो ये रही बच्चों, कैप्सिड, कैप्सोमियर का बना हुआ कैप्सिड। और आप देख रहे हैं इसमें आरएनए भी दो हैं, है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट उसके दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं विद दिस स्पेशल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब ये जो बाहर आपको सब एडिशनल चीजें दिख रही है ना, ये मैट्रिक्स दिखाया है, बाहर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, जीपी यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखाए हैं, लिपिड मेम्ब्रेन दिखाई है, ये सब इस एचआईवी की एडिशनल लेयर्स हैं जो हर वायरस में हो जरूरी नहीं है। तो जिन वायरसेस में ये एडिशनल लेयर्स नहीं होती है उनको नॉन एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं, और जिनमें होती है उनको एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट पहले के ईयर्स में, बहुत पहले के ईयर्स में पूछा जाता। तो मैं बोलती हूँ ना पहले के ईयर्स में, उसका मतलब 2010 के पहले की बात है। ठीक है, तो जब से नीट का नाम, इस एग्जाम का नाम AIPMT से नीट हुआ है, दैट वाज इन 2013, फिर बीच में एक बार चेंज भी हुआ था, तब से लेकर के क्वेश्चंस में काफी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। और लास्ट 5 इयर्स में जब से एनटीए करवा रहा है ये पेपर, तब से तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। ठीक है, तो पहले के ईयर्स में कभी कभार ये पूछ लिया जाता था कि एचआईवी पर कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो इनके नाम है अलग अलग। जैसे ये जो है पिंक कलर से दिखाया है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और ये जो अंदर ग्रीन कलर से दिखाया है GP41 है। ठीक है, बट अब इस तरह की चीजें नहीं पूछेंगे, आप तो बस इतना सा याद रखना कि हाँ भाई एचआईवी पर ये तो इसका आरएनए हो गया, ये कैप्सिड हो गया, बाहर कुछ एडिशनल एनवेलप होते हैं जिन पर ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे रहते हैं, GP। ठीक है, और यही ग्लाइकोप्रोटीन्स बच्चों यहाँ पर एंटीजेंस की तरह एक्ट करते हैं। हम बोलते हैं ना जब भी कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आता है तो उसके एंटीजेंस को हमारी बॉडी पहचानती है। तो जब एचआईवी हमारी बॉडी में आता है ना, शुरू में अपने इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को छुपा कर रखता है, तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कोई फॉरेन एजेंट आया, अपने एंटीजेंस को, आईडी कार्ड को छुपा लिया इसने।
और जब ये अपना नंबर बहुत सारा कर लेता है, किसमें करता है, ध्यान रखना, एचआईवी हमारी बॉडी में रेप्लिकेट करता है बच्चों मैक्रोफेज में। ये जो आपको लिखा है ना यहाँ पे एनिमल सेल, ये किस सेल की बात हो रही है, दिस इज अ मैक्रोफेज। ये आपको मैक्रोफेज दिखाई है, बताया था इम्यून सिस्टम में सेल्यूलर बैरियर्स में मैक्रोफेज टिश्यूज में बैठी रहती हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। इन मैक्रोफेजेस के अंदर चला जाता है, ये पूरा अंदर नहीं जाता। वायरस जब भी किसी होस्ट सेल से अटैच होता है तो सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजता है, तो इसने अपने आरएनए को अंदर भेज दिया, फिर ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बोल सकते हो। पढ़ रखा है हमने सब कुछ जेनेटिक्स में अच्छे से। कभी भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको इन्होंने वायरल डीएनए लिखा है, ये वायरल आरएनए है, ये वायरल डीएनए है, ये हमारे न्यूक्लियस के डीएनए में जाकर जुड़ जाता है, उसी का एक पार्ट बन जाता है। सोचो मैक्रोफेज के अंदर कितना कुछ कर रहा है और उसको पता ही नहीं चल रहा। अब इसका जो डीएनए है वो हमारे ही डीएनए जैसा हो गया। तो जब मैक्रोफेज का डीएनए खुद का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, वो सारी चीजें वायरस का डीएनए भी करेगा, क्योंकि वो हमारा ही एक पार्ट बन गया है। हमने शुरू में पढ़ा था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि वायरस क्या करते हैं, वायरस होस्ट पर अटैक करके होस्ट की सेल में जाकर होस्ट की मशीनरी को खुद के लिए यूज करते हैं, है ना। तो वायरस अपने जैसा आरएनए बनाता है, उन आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनाता है, उससे नए वायरसेस बन जाते हैं और ये मैक्रोफेजेस से बाहर निकल जाते हैं। न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, फिर नई मैक्रोफेजेस में जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखा है देखो, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव, एक सेकेंड इसको आप हाईलाइट करना बच्चों, क्या लिखा है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम जब मल्टीप्लाई करके बाहर निकलता है तो सेल्स बर्स्ट होती हैं, हेपाटोसाइट्स भी और आरबीसीज भी। नॉर्मली ज्यादातर जगह वायरस जब मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया में करता है तो बैक्टीरिया बर्स्ट होते हैं, पर यहां पर ये क्या कर रहा है, मैक्रोफेज को बर्स्ट नहीं कर रहा, मैक्रोफेजेस से चुपचाप निकल रहा है। दे कैन सर्वाइव व्हेन वायरसेस आर रेप्लिकेटेड। यही रीजन है कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता। अगर मैक्रोफेजेस बर्स्ट हो रही होती, उनका नंबर कम हो रहा होता, तो शायद इम्यून सिस्टम को अलर्ट मिल जाता कि यार ये मैक्रोफेजेस का नंबर क्यों कम हो रहा है, और वो पहले इन पर अटैक कर देती। बट क्योंकि ये चुपचाप अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिना किसी सेल को किल करे, तो हम खुद के एंटीजेंस भी छुपा रखे हैं इन्होंने, तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि बॉडी में एचआईवी बैठा है और मजे से अपना नंबर बढ़ा रहा है। जब 6 महीने या कई लोगों में तो कई साल हो जाते हैं, तब तक वो सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव कहलाएगा बंदा, उसको एड्स का कोई सिम्टम नहीं, उसको पता ही नहीं होगा मेरी बॉडी में एड्स एचआईवी भी बैठा है। फिर जब सिम्टम्स आने लगते हैं, हम पढ़ेंगे अभी क्या सिम्टम्स आते हैं, तब जाके पता चलता है कि इस पर्सन को एड्स है, और तब तक इतना ज्यादा नंबर हो चुका होता है इस वायरस का कि पर्सन को क्योर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और वैसे भी ध्यान रखना, एचआईवी भी ना कोविड की तरह एक हाईली म्यूटेंट वायरस है, अपनी फॉर्म्स बदलता रहता है। तो हमारे पास मेडिकल साइंस में मेडिसिन तो हैं थोड़ी बहुत इसके लिए, पर इतनी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है जो एचआईवी को पूरा का पूरा जड़ से खत्म कर दे बॉडी में, ठीक है। इसीलिए एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ध्यान है, जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था तो वहां 3 एसटीडीज थी जिनका क्योर नहीं हो सकता, परमानेंट क्योर। एड्स मैंने बताया था, ट्रिपल एच याद रखना, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज एचआईवी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। आगे देखो, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन अकर्स बाय ट्रांसमिशन। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है एचआईवी के, कैसे ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। अच्छा देखो, सबसे अच्छी बात, जो एड्स का वायरस है ना, वो कभी भी ऐसे एयर के थ्रू या खाने और पानी के थ्रू नहीं आता, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता, एयर में भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए बोलते हैं कि एचआईवी का इन्फेक्शन जनरली कॉन्शियस चीजों से होता है। मतलब कॉन्शियस मतलब ऐसी चीजें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये खाने पानी हवा में होता तो फिर तो कहीं से भी आ जाता, बट इसका इन्फेक्शन ऐसे नहीं होता, ना कोई वेक्टर से हो रहा है। देखो ये कैसे फैलता है, एक तो बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्योंकि एसटीडी है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो फैलेगा ही विद इन्फेक्टेड पर्सन। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, अगर कभी किसी पर्सन को ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड बैंक से जो ब्लड आता है वो प्रॉपरली एचआईवी टेस्टेड होता है कि भाई जब आपको पता है ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं तो लोगों से फटाफट ब्लड ले लेते हैं, तब थोड़ी ना एक एक बंदे का चेक करने बैठेंगे कि उसमें एचआईवी है या नहीं। पर जब ये ब्लड बैंक्स में जाता है तो उसके सारे टेस्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है
जो ब्लड के थ्रू डिजीज फैलती है उनके लिए चेक किया जाता है कि कहीं कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है उस पर्सन को, अगर ऐसा कुछ है तो उस ब्लड को डिस्कार्ड कर देते हैं, अदरवाइज स्टोर कर लेते हैं। तो ब्लड बैंक से जो ब्लड आ रहा है वो तो जनरली कंटामिनेटेड नहीं होता, पर मान लो कई बार इमरजेंसी में किसी पर्सन को ब्लड की जरूरत पड़ गई और दूसरे पर्सन का ब्लड चढ़ाया, बहुत जल्दी में है, तो बस ब्लड ग्रुप चेक होता है, ऐसा तो है नहीं कि पहले HIV टेस्ट का रिजल्ट का वेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना इसमें ज्यादातर दिक्कत क्यों है, क्योंकि कई बार जो उस पर्सन की बॉडी में HIV है सालों तक उसकी बॉडी में सिम्टम नहीं आते, तो उसको क्या पता कि मेरे को है भी या नहीं, तो वो तो भले के लिए ब्लड दे रहा है, बाई चांस उस डोनर को में HIV हुआ तो वो HIV उस दूसरे रेसिपिएंट में चला जाएगा और उसे भी डिजीज हो जाएगी, है ना। तो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है ये, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स बट ऑब्वियस बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स। अब इन्फेक्टेड निडल्स का पता है क्या, अब तो खैर डिस्पोजल सिरिंज आती है, आप कभी भी हमेशा ध्यान रखो कि जब भी किसी हॉस्पिटल में कभी आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, कुछ लगवा रहे हो आपके सामने है, तो वो नया सिरिंज खोल के ही यूज करें। कोई भी यूज सिरिंज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन मेडिकल की आप दोबारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में यूज नहीं कर सकते हो। तो क्यों और उससे भी पहले के जमाने में तो मेटल सिरिंज चलती थी, तो तरीका तो ये होता था कि एक बार एक पेशेंट को लगाने के बाद उसे स्टरीलाइज करो फिर दूसरे को लगाओ, पर जनरली रूरल सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में फॉलो नहीं होता था और एक ही सिरिंज बहुत सारे लोगों में यूज कर देते थे, बार बार लोड किया इसको लगा दिया, लोड किया इसको लगा दिया, तो इस चक्कर में HIV के केसेस बहुत बड़े थे बच्चों, ठीक है। तो फिर डिस्पोजल सिरिंज आ गया कि भाई नहीं, इस तरह की रीयूजेबल सिरिंज यूज ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। वो उसकी बनी होती है रिसाइक्लेबल मटेरियल की, यूज करो फेंको, रिसाइकल होगा, नई सीरीज बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड निडल्स का एक तो मेडिकल साइंस में रहता था खतरा, अब तो खैर कंट्रोल हो गया, एंड प्लस जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, समझते हो इस वर्ड का मतलब, ड्रग्स लेते हैं, वो तो आपको पता है ड्रग्स अलग अलग तरह से लेते हैं लोग, कुछ पाउडर को गोली खाकर लेते हैं, या आपने देखा होगा पाउडर को यहाँ पे रखकर या कागज पे रखकर सूंघते हैं, उसको बोलते हैं स्नॉर्टिंग, ठीक है, अभी आएगा आगे ड्रग अब्यूज में, ऐसे लेते हैं। फिर एक तरीका होता है इंजेक्शन से, कि ड्रग भर लिया, 5-6 फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, उन्होंने उसी को अपने मतलब सबने थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर लिया। उस केस में अगर किसी भी एक बंदे को HIV है तो उसके बाद जो भी सिरिंज अपने ब्लड में डालेगा उसको भी HIV हो जाएगा, ब्लड टू ब्लड, क्योंकि वो सिरिंज पहले उसके ब्लड के कांटेक्ट में थी फिर दूसरे के में आ गई, ठीक है। तो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स बोलते हैं, दे आर ससेप्टेबल फॉर एड्स। एड्स के लिए ससेप्टेबल पॉपुलेशन कौन है पूछ लेंगे तुमसे, एक तो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर और एक वो बच्चे या वो पर्सन जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कभी भी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ गई, गलत ब्लड चढ़ गया तो उनको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है, आगे लिखा हुआ है। एंड लास्ट इज द इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए आजकल प्रेगनेंसी स्टार्ट होने पर जनरली सभी का HIV टेस्ट किया जाता है। इस तरह के ट्रांसमिशन को बोलते हैं बच्चों वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब ये जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनमें तब HIV फैल रहा है, या तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, या अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी भी दूसरे पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आए, तो चाहे वो इन्फेक्टेड निडल्स हो, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, है ना। या मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर कोई डॉक्टर किसी HIV पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको हमेशा प्रॉपर ग्लव्स पहनने जरूरी है। अगर डॉक्टर के हाथ पे कट लगा हुआ है तो और HIV वाले बंदे को भी कट लगा, मतलब ब्लीडिंग हो रही है और उसका ब्लड सीधा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आया तो आपको भी एड्स हो सकता है। तो इसलिए, लेकिन अगर आपके कहीं कटपट नहीं लगा हुआ है, प्रॉपर ग्लव्स पहन के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, ब्लड टू ब्लड ही जाएगा ये, है ना। मान लो जैसे एक कंफ्यूजन होता है, एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, उसमें लिखा था कि ये जो है एड्स है ये ओरली भी स्प्रेड होता है क्या, तो ओरली मान लो हम उस एड्स के पर्सन के साथ खाना खा रहे हैं, उसने जिस ग्लास से पानी पिया हमने पी लिया, तो अगर सलाइवा टू सलाइवा का कांटेक्ट हो रहा है तो नहीं होगा ये। नो डाउट HIV का जो वायरस, ये जो HIV वायरस है वो पेशेंट की बॉडी के हर फ्लूइड में होता है बच्चों, ब्लड में होता है, मदर के मिल्क में भी होता है, इवन रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स में होता है, एंड सलाइवा में भी होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि यार सलाइवा टू सलाइवा फैल सकता है क्या, ये नहीं फैल सकता। क्यों नहीं फैल सकता, क्योंकि सलाइवा टू सलाइवा अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो ये एलिमेंट्री कैनाल में सर्वाइव ही नहीं करता, मर जाएगा ये। पर हाँ, ये क्योंकि सलाइवा में अंदर ग्लैंड्स में बन रहा है तो धीरे धीरे सलाइवा में आता रहेगा। अगर मान लो कोई डेंटिस्ट किसी पर्सन का इलाज कर रहा है अगेन बिना ग्लव्स पहने और उनके हाथ पे कट लगा हुआ है, तो सलाइवा अगर सीधा ब्लड के कांटेक्ट में आ गई तो एड्स हो जाएगा, पर सलाइवा टू सलाइवा नहीं होगा, ठीक है ना। सीधा ब्लड में चला जाए या सेक्सुअल कांटेक्ट या प्लेसेंटा के थ्रू तो ही इसका ट्रांसमिशन होगा। इसलिए कहते हैं
कि ये जो इन्फेक्शन है ये कॉन्शियसली फैलता है। कॉन्शियस है ना सारे तरीके, मतलब ये सारे ऐसे तरीके हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे जाएं तो एड्स का स्प्रेड पूरी दुनिया में रोका जा सकता है, पर जब इन सारे मेथड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, जो कि जनरली नहीं होता। ठीक है, क्लियर? So people who are at high risk of getting this infection, which is the susceptible population, individuals who have, very important, पूछ सकते हैं तुमसे कि susceptible population बताओ कौन है एड्स के लिए। तो susceptible population में आपको याद रखना है, एक तो individuals having multiple sexual partners, drug addicts जो कि intravenously ड्रग ले रहे हैं, and the individuals who require रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, कि जो पेशेंट्स हैं उनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। हालांकि मैंने सुना है मेडिकल साइंस में ऐसे वैक्सीन बना लिए गए हैं जो प्रेग्नेंट लेडी से फीटस में उस वायरस को जाने से रोक दे, फीटस में जैसे ही वो जाए पहले उसको वो किल कर दे। इसीलिए HIV टेस्ट होता है कि अगर बाई चांस किसी में HIV पॉजिटिव है तो फिर वो वैक्सीन लगा दिया जाता है। मदर को तो है, वो तो रहेगा, पर फीटस को नहीं होगा। ठीक है, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, HIV is not spread by mere touch और physical contact। सिर्फ हाथ मिलाने से पहले है ना बहुत मिसकंसेप्शन से लोगों के बीच कि अगर किसी को HIV हो गया तो उसको फैमिली से निकाल दो, अलग कर दो, सोसाइटी से आइसोलेट कर दो, हम उसके साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे या खाना खाएंगे तो हमें भी हो जाएगा। आपने अच्छे से पढ़ लिया, ऐसा कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका नहीं है ये, और किसी भी ट्रैक में जिंदा नहीं रह सकता, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू या मदर से चाइल्ड में या ब्लड में, ब्लड टू ब्लड, सलाइवा टू ब्लड, फ्लूइड टू ब्लड ही आ सकता है। ठीक है, सो इट इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, और उसमें भी ये सीधा ब्लड के कॉन्टैक्ट में आना चाहिए या फिर कॉपुलेशन के थ्रू। ठीक है, इट इज हेंस इंपरेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। लोग क्या करते थे, अपनी इस बीमारी को छुपाते थे क्योंकि उनको पता था अगर हमने बता दिया तो हमें सोसाइटी से ही अलग कर देंगे। सो फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, वरना वो डिजीज को छुपाएंगे, वो डिजीज और ज्यादा स्प्रेड होगी। ठीक है, देयर इज, हाँ अब आपको बताया है कि जब HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है तब से लेकर सिम्टम आने के बीच में एक टाइम लैग होता है। ये टाइम लैग किसके बीच में है? फ्रॉम द इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। इसको कहते हैं विंडो पीरियड, इसको कहते हैं विंडो पीरियड। और भी कई डिजीज में होता है, जैसे मैंने फिलेरियसिस में बताया था आपको, एलिफेंटियासिस में बताया था ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, कई सालों तक पहले ये मल्टीप्लाई करता है, बाद में अटैक करता है। तो ये जो विंडो पीरियड है वो एड्स में कितना है बच्चों, ध्यान रखना, few months to many years, usually 5 to 10 years तक भी कई बार ये वायरस सिर्फ मल्टीप्लाई करता है। सोचो कितना लंबा टाइम है, तो कितना हाई नंबर कर लेता होगा ये खुद का। ठीक है, कई बार few months में भी कर देता है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नाउ ये आपको HIV का रेप्लिकेशन बताया है, मैक्रोफेजेस में किस तरह रेप्लिकेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये रेट्रोवायरस का फोटो है, HIV का फोटो है, HIV की डायग्राम है, ये अंदर जा रहा है, फिर ये वायरस बना रहा है और ये किस तरह कर रहा है मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, बट डू रिमेंबर ये कहाँ हो रहा है, ये मैक्रोफेजेस में हो रहा है फिलहाल। बाद में जब ये अपना नंबर बढ़ा लेता है ना, हेल्पर टी सेल्स में अटैक करता है तो उनमें भी दोबारा रेप्लिकेट करता है। देखो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली HIV एंटर इनटू हेल्पर टी सेल्स, रेप्लिकेट देयर एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। तो बाद में हेल्पर टी सेल्स पर अटैक भी करता है, उनमें मल्टीप्लाई भी करता है, पर इनिशियली ये किस में मल्टीप्लाई कर रहा है, इट एंटर इनटू मैक्रोफेजेस वेयर इट रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। कौन से प्रोसेस से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देन इट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट DNA एंड डायरेक्ट दीज सेल्स, इन सेल्स को निर्देश देता है कि भाई अब तुम ये काम करो टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। The macrophages continue to produce virus and in this way act like a HIV factory। पूछ लेंगे आपसे नीट में, which human cell act as HIV factory? तो आपको ध्यान रखना है macrophages, T helper cells नहीं, उनमें तो बाद में जाएगा, पहले प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मैक्रोफेजेस में। ठीक है, नाउ अब ये जितने भी प्रोजेनी वायरस बन रहे हैं, नए नए वायरस बन रहे हैं, ये ब्लड में जाते हैं, अटैक करते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर,
दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। सिम्टम्स आने कब शुरू होते हैं बच्चों? जब टी लिम्फोसाइट्स का नंबर एक सर्टेन लिमिट तक डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअली एड्स को समझने के लिए ना, एड्स के सिम्टम्स को समझने के लिए ऐसे 3 फेज में समझाते हैं कि जब इसका विंडो पीरियड चल रहा है वो एसिम्प्टोमेटिक फेज है, उसमें बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आएंगे, सिर्फ वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर अपीयरेंस ऑफ माइल्ड सिम्टम, हल्के हल्के इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से हल्के हल्के सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे बार बार बीमार रहने लगता है पर्सन, बार बार फीवर हो रहा है, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगना, इस तरह की चीजें। पर ये बहुत जनरल सिम्टम्स है ना, कई बार मैं जब ये सिम्टम्स पढ़ाती हूँ तो बच्चों को डाउट होता है कि यार ये सब सिम्टम्स तो हमारे में भी कभी ना कभी होते हैं। तो ये जनरल सिम्टम्स हैं बच्चों, ऐसा नहीं है ये एड्स के सिम्टम्स हैं। एड्स के पर्सन में इनिशियली तरह तरह के इन्फेक्शंस होंगे, तो ये सिम्टम नॉर्मल सिम्टम्स हैं, इनको बोलते हैं ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर जनरली क्या होता है, बाद में ये फुल ब्लोन एड्स, ये जो हमने शुरू वाला टाइम पीरियड पढ़ा ना, उस टाइम पीरियड में जब हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, अंदाजा भी नहीं लगेगा कि यार ये एड्स की वजह से आ रहे हैं। फिर फाइनली फुल ब्लोन एड्स कब होता है, ये पहले पूछते थे, अब तो खैर नंबर नहीं पूछते, आप चाहो तो लिख लो, जब टी लिम्फोसाइट्स का काउंट लेस देन 200 चला जाए। ब्लड सेल्स को हम पर mm³ में काउंट करते हैं ना, तो जब ये नंबर 200 से कम चला जाए तो इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तरह तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तुम्हें सिर्फ वही इन्फेक्शंस याद रखने हैं जो तुम्हारी बुक में दिए हैं, ठीक है। पहले तो लिखा है कि जब ये सब रेप्लिकेशन वगैरह कर रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ठीक है। बट ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट, जब बहुत हाई डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू सीवियर डिक्रीज, तो क्या होता है, पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम। अगर एड्स नहीं होता तो बॉडी उनसे खुद ही झेल लेती, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शंस को कहते हैं बच्चों अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यहां लिख लेना, दीज आर कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनिटी मिल गई ना उन्हें अटैक करने की। इसमें कौन कौन से इन्फेक्शंस तुम्हें दिए हैं एनसीईआरटी ने, डू रिमेंबर। एक तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है बच्चों जिससे टीबी एंड लेप्रेसी होता है। टीबी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ठीक है। कोई डिटेल में नहीं पूछेगा तुमसे। या फिर तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस में कैंडिडायसिस हो जाता है, एंड इवन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा। ये हमने पहले कहीं नहीं पढ़ा, बट डू रिमेंबर इससे भी एड्स के पर्सन्स में डिजीज होती है, टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। क्लियर है क्या? The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect against these infection। अब वाइडली यूज, तो फिर जब इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं तो फिर डॉक्टर किस टेस्ट के लिए बोलते हैं बच्चों, एलिजा टेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी में भी बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। किसको याद है कि ये टेस्ट एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है जिसमें हम पेशेंट के ब्लड में या तो एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं या एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? हालांकि आप चाहो तो याद रखना कि एड्स के पेशेंट में जब एलिजा टेस्ट करते हैं ना, तो एलिजा टेस्ट के बाद और कंफर्म करने के लिए कि भाई सही है रिपोर्ट या नहीं, एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी करते हैं बाद में, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगेन अब नहीं पूछते, ठीक है। अगर उसमें भी आ जाए कंफर्म तो एड्स कंफर्म हो जाता है, फिर एड्स का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। परमानेंट क्योर तो नहीं है, बट थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना डिजीज को, तो उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं बच्चों, डू रिमेंबर ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, या ड्रग्स कुछ भी कह लो, है ना। रेट्रोवायरस के अगेंस्ट दी जाने वाली दवाइयां, एंटीबायोटिक थोड़ा ना देंगे यहाँ, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ी ना है, वायरल इन्फेक्शन है। इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव लिखा है, इससे हम सिर्फ पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। एड्स में डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसे रोका नहीं जा सके, जो निश्चित है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक है। तो यस, मेडिकल साइंस के पास एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। अगर किसी को एक बार एड्स हो गया तो चाहे वो कितने भी साल जिंदा रह ले, पर अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी, ठीक है। क्लियर है क्या? देन लास्ट में आपको एड्स का प्रिवेंशन बताया, बिल्कुल, क्योंकि एड्स का कोई क्योर नहीं है तो यहां लिखा है एनसीईआरटी में, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात की HIV एक ऐसा इन्फेक्शन है विच स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स,
है ना। अगर मेडिकल साइंस या दूसरे लोग जो भी ड्रग अब्यूजर्स हैं, कॉपुलेशन, इन सब चीजों में जैसे हमने पढ़ा था कि जो कॉन्डम्स हैं वो एड्स को प्रिवेंट करते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें अगर ध्यान में रखी जाए तो एड्स इज नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली यानी ऐसे अपने आप नहीं हो रहा अनकॉन्शियस, जैसे निमोनिया है, टाइफाइड है, ये तो हमें क्या पता, खाने पानी हवा से कभी भी हो सकता है, पर एड्स इस तरह से नहीं फैलता, ये इसकी सबसे खास बात है। Of course, infection in blood transfusion patient, newborn may take place due to poor monitoring. एड्स क्यों फैला इतना ज्यादा? क्योंकि पहले मेडिकल साइंस इतनी अवेयर नहीं थी इसके लिए। The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. ठीक है। In our country, ध्यान रखना, which organization work on AIDS? National AIDS Control Organization, NACO, रेड कलर का रिबन है जिसका सिंबल, and other NGOs are doing a lot to educate about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent this infection. तो WHO ने क्या क्या किया देखें। एक तो मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV। कैसे? ओनली डिस्पोजेबल निडल्स यूज होंगी, सिरिंज एंड निडल्स सभी हॉस्पिटल्स में। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स किया गया। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ससेप्टेबल पॉपुलेशन हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। इन्फेक्शन विद HIV इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, सिंस देन द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। HIV infected people need help and sympathy instead of being shunned by society. अगर आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे उससे, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आपको पता भी नहीं है कि यार आप साथ रहोगे, उठोगे, बैठोगे तो आपको एड्स नहीं होगा कभी भी, और आप उसे इस तरह से निकाल देंगे तो बताएगा ही नहीं अपनी बीमारी के बारे में, डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो बताएगा ही नहीं, और डॉक्टर उसको सपोज बिना, भाई बोला जाता है हमें मेडिकल साइंस में कि आप जब भी एड्स के पेशेंट को क्योर करें तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस रखें, एक की जगह 2 ग्लव्स पहने। अब बताएगा ही नहीं पर्सन अगर, तो फिर डॉक्टर को होने के चांसेस है ना, अगर उनके, मैंने कहा कोई कट वगैरह लगा हुआ है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आ गया तो इसलिए बहुत जरूरी है, अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद इन कलेक्टिव मैनर, द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंक्रीज मैनीफोल्ड, है ना, कई गुना बढ़ जाएगा डिजीज अगर हमने इसको सही से कंट्रोल नहीं किया तो। इट इज अ मैलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सब मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं और इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, अदरवाइज इसका अभी तक कोई परमानेंट क्योर मेडिकल साइंस में नहीं है, ठीक है, क्लियर है क्या? ऑल क्लियर अबाउट एड्स। चलिए नेक्स्ट डिजीज पर आते हैं, कैंसर। कैंसर भी बच्चों एक बहुत ही ड्रेडेड, इट इज द वन ऑफ मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, यानी ड्रेडेड यानी डेंजरस, रिस्की, जानलेवा, है ना, एंड अ मेजर कॉज ऑफ डेथ नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द ग्लोब। More than 1 million Indians suffer from cancer and a large of them die annually. Annually बताया तो तुम्हें डेटा, हर साल, ठीक है। हालांकि नो डाउट तुम्हें पता है कि कैंसर जाके ज्यादातर केसेस में कैंसर टबैको, है ना, स्मोकिंग, इन सब से भी होता है, तो ये सब तो जानबूझ के किए गए कैंसर हैं, और कई बार कैंसर अननोइंगली भी हो जाता है, जैसे किसी को ब्लड कैंसर हो गया, कोई पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, बॉडी के किसी भी पार्ट में। एक्चुअली कैंसर पता है क्या है, कैंसर कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक कैंसर के कॉज में एक दे रखा है, एक वायरस का ग्रुप भी है जिससे कैंसर हो जाता है, पर वो बहुत रेयर टाइप ऑफ कैंसर है बच्चों। ज्यादातर केसेस में जो कैंसर हम सुनते हैं वो सारे कैंसर किसी ना किसी फिजिकल या केमिकल एजेंट से हुए हैं, है ना, जैसा हम आजकल के लाइफस्टाइल में बोलते हैं कि हम लोग जो भी चीजें खा रहे हैं उनमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जाकर हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाल रही हैं। हमेशा रेडिएशंस के बीच रहते हैं आजकल अपन सब, तो रेडिएशंस तो कहीं ना कहीं जाकर आपकी सेल्स में म्यूटेशंस ही तो है, म्यूटेशंस करेंगी, है ना। और अगर बहुत ज्यादा हीट के कांटेक्ट में कोई रह रहा है, तरह तरह की डाइज वगैरह जो केमिकल्स होते हैं लगातार उनके कांटेक्ट में रह रहा है, तो यस कैंसर इज पॉसिबल। और कई बार तो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहा है पर्सन, उसको भी हम सुनते हैं कि यार उसको कैंसर हो गया। तो कैंसर के एग्जैक्ट कॉजेज, मतलब ये नहीं पता कि भाई ये चीज कर लो तो तुम, जैसे एड्स में तो फिक्स है कि इन सब चीजों से बचोगे तो एड्स नहीं होगा, पर कैंसर में ऐसा नहीं है ना। तो कैंसर इज वाइडली स्प्रेडिंग नाउअडेज, और अगेन कैंसर का भी जड़ से इलाज नहीं है। क्या होता है कैंसर में वो यहाँ पर आपको समझाया है, द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, लिख लेना, कहीं भी ऑन्को वर्ड आए कैंसर से रिलेटेड, ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्सिनोजेंस, कार्सिनो वर्ड भी होता है, ऑन्को भी होता है। सो कैंसर, और लिखा है, इसको हाईलाइट करो, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स,
नॉर्मल सेल्स का कैंसरस सेल्स में बदलना क्या कहलाएगा? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। Its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. इस डिजीज का नाम कैंसर पता है क्यों रखा गया? क्योंकि क्रैब को हम कैंसर कहते हैं। क्रैब होता है ना आर्थ्रोपोडा में, उसी का एक नाम कैंसर भी है। तो कैंसर सेल्स को जब देखते हैं तो वो इस तरह थोड़ी क्रैब की तरह दिखती हैं। ठीक है, इसलिए इस डिजीज का नाम कैंसर रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखें इसका एक मैकेनिज्म समझना आप पहले, यहाँ पे पढ़ने से पहले, कि है ना कैंसर के पीछे मेन पैथोफिजियोलॉजी पता है आपको क्या है? हम सबके बॉडी में ना जो हमारा सेल साइकिल होता है ना, जब सेल्स डिवाइड करती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं, उस डिवीजन को रोकना भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड सारी सेल्स हमेशा ग्रो करते रहें, डिवाइड करती रहें, नहीं। जहां सेल्स को डिवीजन की जरूरत है वहां डिवाइड करें, जरूरत नहीं है तो रुक जाएं। तो जब एम्ब्रियो से ह्यूमन बनता है, एडल्ट ह्यूमन में चीजें होती हैं, डिवाइड होती हैं, रुकती हैं, तो वो कौन उन चीजों को कंट्रोल करता है? जीन्स करते होंगे। ठीक है, तो हर सेल में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सेल को कैंसरस सेल नहीं बनने देते। कैंसरस सेल का मतलब प्रोलिफरेशन, मतलब अनलिमिटेड वे में डिवाइड करना, डिवाइड करते जाना करते जाना। अगर कोई सेल डिवाइड करते जा रही है तो वो कैंसरस सेल है। तो हम सबकी सेल्स में जीन्स होते हैं जो सेल को अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने से रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? एक प्रॉपर्टी, एक वर्ड है जिसका नाम है बच्चों कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ये लिख रहा, आप इस वर्ड को हाईलाइट करना जरा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या मतलब है इसका? कि जब भी हमारी सेल्स डिवाइड करती है ना, तो मान लो एक सेल ने डिवाइड करके 2 बनाई, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, तो सेल्स अपने चारों तरफ दूसरी सेल से घिरती जाएंगी ना। तो अगर कोई सेल अपने चारों तरफ बहुत सारी सेल से घिर चुकी है तो वो डिवाइड करना बंद कर देती है। फिर ये वाली सेल अपने चारों तरफ कई सेल से घिर चुकी है, वो डिवाइड करना बंद कर देती है। तो जो भी सेल के चारों तरफ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स आ जाता है, वो जीन अपने आप उसे सिग्नल दे देते हैं और सेल डिवाइड करना रोक देती है। तो ऐसे करके जब एक सेल मल्टीपल सेल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो इट स्टॉप टू डिवाइड। इसी को क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जरूरी है ना हमारे लिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर सेल्स इस तरह डिवाइड करना नहीं रोकेंगी तो हर सेल डिवाइड करती ही जाएगी। हम कोई प्लांट का मेरिस्टम थोड़ी ना है जहां हमेशा डिवीजन चाहिए, वहां तो हमेशा डिवीजन चाहिए, पर हमें तो नहीं चाहिए ना हर सेल में हमेशा डिवीजन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अब ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, ये किसकी वजह से? मैंने तुम्हें कहा कुछ स्पेसिफिक जीन्स की वजह से। कोई भी एजेंट हमारी बॉडी में इन जीन्स में म्यूटेशंस कर दे जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को कंट्रोल, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दे रहे हैं हमारी सेल्स को, तो दिस प्रॉपर्टी विल बी लॉस्ट। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी चली गई तो वो सेल कैसी हो जाएगी? कैंसरस। वो डिवाइड करती जाएगी, उससे बनने वाली सेल्स भी करती जाएंगी डिवाइड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स या नॉर्मल सेल्स। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स, ना कि कैंसरस सेल। गड़बड़ मत कर देना। नॉर्मल सेल्स के पास इनहिबिट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी सेल डिवीजन को रोकने की प्रॉपर्टी होती है। पर अगर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए तो सेल कैसी हो जाती है? कैंसरस सेल हो जाती है। ठीक है, एक तो ये मैकेनिज्म है मेन। एक और मैकेनिज्म समझना, हम सबकी सेल्स में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बच्चों जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, जो ट्यूमर्स को बनने से रोकते हैं। वही अगेन कि सेल को ज्यादा डिवाइड नहीं करने देते, उन्हें कहते हैं आप ट्यूमर सप्रेसर सेल्स। प्लस हमेशा ध्यान रखो, हम कहते हैं ना कई बार कि यार ये पर्सन तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, इसको कैसे कैंसर हो गया? क्योंकि हम सबकी बॉडी की हर सेल में कुछ ऐसे जीन्स बैठे हैं जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं बच्चों, जिन्हें कहते हैं मेडिकल साइंस में प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स यानी कैंसर कॉजिंग जीन, वो इनएक्टिवेटेड पड़े हैं इसलिए प्रोटो वर्ड लगा दिया। तो हम सबकी बॉडी की सेल्स में कौन से जीन्स बैठे हैं? आगे नाम आएगा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। जब तक ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनएक्टिवेटेड पड़े हुए हैं, दे आर आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स, जब तक ये इनएक्टिवेटेड पड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ दे गेट एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन तो इट कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। मतलब हम सबकी सेल में कैंसर होने के चांसेस हैं, पर अगर हम कार्सिनोजन से दूर रहेंगे तो नहीं। हालांकि अब रेडिएशंस के जमाने में वो भी पॉसिबल नहीं है। खाने में हम कितना भी घर का बना हुआ खाना खा लें, गेहूं में, चावल में, सब में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, तरह तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है तुम सोचो कि मैम फिर कैंसर होना ही तो फिर सब कुछ ही करो ना, फिर तो टबैको, स्मोकिंग, चुइंग, ये सब कुछ करना चाहिए। नहीं,
उन केसेस में तो और जल्दी होता है, इतना बुरा कैंसर होता है कि बॉडी, जैसे कई लोग टबैको च्यूइंग करते हैं, पूरा जॉ में कैंसर हो जाता है, सर्जरी करके जॉ काट के हटाना पड़ता है, इतना खराब सा फेस हो जाता है एकदम, है ना, डेथ भी हो जाती है। स्मोकिंग वालों में लंग कैंसर इज वेरी कॉमन। तो ये तो घर पे बैठ के मतलब किसी को बुलावा देने वाली बात है कि आप खुद ही बीमारी को बुलावा दे रहे हो, ठीक है। ये तो बहुत कम चांसेस है ना कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, कार्सिनोजन से दूर रह रहे हो, तो आपको नहीं होगा, चांस की बात है हो जाए तो। बट उन केसेस में तो फिर ज्यादातर में हो जाता है। उसमें भी लोग ऐसे दलील देते हैं कि भाई नहीं, हम तो कई हमारे पास आते थे ऐसे केसेस कि भाई है ना, हम तो इतनी इतनी स्मोकिंग करते हैं फिर भी हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई अभी नहीं हुआ तो कुछ साल बाद हो जाएगा, है ना। पर जनरली इन सब चीजों से कोई ना कोई इल इफेक्ट्स तो बॉडी पर होते ही होते हैं। अभी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में आएगा वो आगे, ठीक है। तो ये बुरी आदतों से हमेशा दूर रहना है, ओके। तो प्रोटोऑन्कोजीन समझ गए क्या तुम क्या होते हैं? अगर ये जीन इनएक्टिवेटेड है तो सेल नॉर्मल है, अगर एक्टिवेटेड हो गए तो सेल कैंसरस हो जाएगी, ठीक है। तीसरा एक मैकेनिज्म समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में इस पे 3-4 बार क्वेश्चन भी आया था। मैंने तुम्हें जब सेल चैप्टर पढ़ाया था शुरू में, तब क्रोमोसोम्स पढ़ाते वक्त एक छोटा सा टॉपिक बताया था, टेलोमियर्स। मुझे नहीं लगता तुम्हें याद भी होगा, है ना, भूल जाते तुम तो चीजें पढ़कर, कि अगर कोई भी जो क्रोमोसोम होते हैं ना बच्चों, उनके जो एंड्स होते हैं, उन एंड्स पे कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं। अभी हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था, है ना, सैटेलाइट डीएनए जिनको आप बोलते हैं, वो सैटेलाइट डीएनए तो कई जगह होते हैं, बीच बीच में भी होते हैं, एंड्स पर भी होते हैं, है ना। वो जो एकदम एंड पर जो स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो सैटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए की ही सीक्वेंसेस हों, उनमें से कुछ सीक्वेंसेस कहलाती हैं टेलोमियर। क्या कहलाती हैं? टेलोमियर। डू रिमेंबर, एंड पर आप यूं समझ लो क्रोमोसोम्स को टोपी पहना दी गई है और इस टोपी का नाम है टेलोमियर। कैपिंग कर दी गई है क्रोमोसोम्स की। जैसे हम धूप से बचने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, कैप पहन ली मान लो हमने, स्टाइल मारने के लिए, धूप से बचने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही क्रोमोसोम्स को बचाने के लिए नेचर ने एंड्स पर कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस लगा दी, जिनको कहते हैं टेलोमियर। ये टेलोमियर क्या करते हैं समझना, क्रोमोसोम्स को आपस में फ्यूज होने से रोकते हैं। भाई नेचर ने पूरे 2 मीटर लंबे डीएनए को ही तो 46 क्रोमोसोम में काटा है, तो हो सकता है क्रोमोसोम्स की आपस में जुड़ने की टेंडेंसी हो, तो वो जुड़े ना वापस आपस में, इसके लिए नेटवर्क तो बना ले उलझ के, पर जुड़ ना जाए एक दूसरे से, उसके लिए कौन है, क्रोमोसोम के एंड्स पर टोपी लगा दी है, दैट इज टेलोमियर्स, ठीक है। कहां से आए ये टेलोमियर? एक एंजाइम होता है जो सेल में काम करता रहता है, टेलोमरेज एंजाइम। अगर वो बनता रहेगा तो टेलोमियर मेंटेन रहेंगे। अगर किसी वजह से ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाए, काम करना बंद कर दे, एक और होते हैं टेलोमरेज इनहिबिटर्स बोलते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? टेलोमरेज इनहिबिटर्स। तो जब सेल को लगता है ना कि यार अब इस सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो गया, अब इस सेल को की एजिंग करके इसको खत्म कर दो, ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है हर सेल डिवाइड ही करे, सेल्स की एजिंग होकर डेथ भी होती है, ठीक है। तो अगर सेल्स को एजिंग करके खत्म करना है तो वो सेल क्या करती है, टेलोमरेज इनहिबिटर्स बनाने लग जाती है। तो टेलोमरेज इनहिबिटर बनते ही टेलोमरेज का काम खत्म, टेलोमियर नहीं रहेंगे अब। तो टेलोमियर वो जो लगे हुए हैं ना, वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, उनकी शॉर्टनिंग होने लगती है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और ये एक सिग्नल होता है कि एजिंग करके सेल को मार दो, और सेल की एजिंग हो जाती है, डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है सेल का, जब सेल को लगता है ना बॉडी को कि किसी जगह पर अननेसेसरी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, तो वो ये इस तरह से भी कुछ सेल्स को खत्म कर सकती है, ठीक है। इवन ऐसा भी कहते हैं कि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, तो जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं हमारी झुर्रियां पड़ जाती हैं, या ये जो बाल सफेद हो जाते हैं, बॉडी के फंक्शंस कम हो जाते हैं, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि सेल्स की क्या होने लगती है, एजिंग। क्यों होने लगती है? क्योंकि सेल्स में कौन बनने लग गए, टेलोमरेज इनहिबिटर। यानी ये बात समझ में तुम्हें आ गई क्या कि अगर किसी सेल को यंग बनाए रखना है तो यंग सेल में हाई टेलोमरेज एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे टेलोमियर हमेशा बने रहे। जब तक टेलोमियर बने रहेंगे, क्रोमोसोम का फ्यूजन नहीं होगा, तब तक सेल की एजिंग भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसको कैंसर से कोरिलेट करो। कैंसर में क्या होता है बच्चों कि कैंसर सेल्स में टेलोमरेज एक्टिविटी हाई होनी चाहिए कि लो? सोच के बताओ मुझे। अगर लो हो जाती तो वो सेल्स अपने आप ही मर के खत्म हो जाती। कैंसर सेल्स क्या हैं? जो लगातार डिवाइड करती जा रही हैं, नई सेल्स बनाती जा रही हैं, यानी उनकी एजिंग ही नहीं हो रही, वो मर ही नहीं रही हैं सेल्स। तो कैंसर सेल्स में एक और कारण है कैंसर का, हाई टेलोमरेज एक्टिविटी। अगर कभी भी टेलोमरेज एक्टिविटी हाई हो जाए तो फिर वो सेल्स कैंसरस सेल्स में बदल सकती हैं, ठीक है। तो दीज आर सम रीजंस जिनकी वजह से कैंसर होता है, पर हर रीजन जो है वो मेनली जीन से ही रिलेटेड है। टेलोमरेज को बनाने के लिए भी जीन ही रिस्पॉन्सिबल है,
प्रोटॉन को जीन्स भी जीन ही है, अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जा रही है तो वो भी जीन्स की वजह से जा रही है। तो अल्टीमेटली कैंसर का मेन कारण क्या हुआ? म्यूटेशंस, जीन, जेनेटिक चेंजेस, ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहे हो, अभी कॉजेज हम देखेंगे, पर दिस इज द मैकेनिज्म कि क्यों एक नॉर्मल सेल अपने आप कैंसरस सेल में बदल जाती है, ईदर ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? अब पहले तो देखो इस चीज को कैसे समझाया एनसीईआरटी ने। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled. It is very much essential कि हमारी बॉडी में सेल्स की ग्रोथ और उनका डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड हो। In cancer cells, there is a breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या करता है? सेल्स को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से बचाता है। ठीक है, कैंसर सेल्स अपीयर टू लॉस दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर आप किसको कहते हो? कैंसर को ट्यूमर कहते हैं। जब सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल्स बना दें तो वही कैंसर या ट्यूमर है। अब ट्यूमर जो है ना बच्चों, वो दो तरह के होते हैं, कुछ बहुत कम के जो आप कैंसर सुनते हो ना, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, लिवर कैंसर, लंग कैंसर, वो सब मैलिग्नेंट वाले ही सुनते हो, वो तो मैलिग्नेंट है। बहुत आपने सुने ही नहीं होंगे बिनाइन ट्यूमर होते हैं, जैसे लाइपोमा होता है, कई बार छोटे छोटे से लाइपोमा हो जाते हैं, फाइब्रोमा हो जाते हैं, ये बहुत माइनर टाइप के कैंसर होते हैं, इनको कैंसर कहते भी नहीं है डॉक्टर, पेशेंट डर जाए अननेसेसरी, बस छोटा सा ट्यूमर हो गया है, एक छोटी सी सर्जरी से उसको हटा देंगे, सही हो जाएगा। सबसे आसान वाला कैंसर है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन मतलब इनकी ये खासियत होती है कि अगर किसी एरिया में सेल्स डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा रही है ना, तो ये बस उसी एरिया में ऐसा करती है, एटलीस्ट बॉडी के किसी भी दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इनको तो कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन मतलब कन्फाइंड टू दैट रीजन, जिस रीजन में कैंसर हो रहा है उसी रीजन में कन्फाइंड रहेगा, तो इजीली आप सर्जरी के थ्रू उसको हटा के खत्म कर सकते हो। दे आर ट्रीटेड, ये ट्रीटेबल कैंसर है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर आप सुनते हो सारे तरह के, वो सब मैलिग्नेंट कैंसर्स हैं बच्चों। मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब होता है जो फैलता जाए, जैसे वहां पे मलेरिया नहीं था, मैलिग्नेंट सीवियर टाइप को कहते हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है कि क्यों इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पर कैंसर सेल्स की शुरुआत हुई वो तो हुई, प्लस दीज कैंसर सेल्स स्लफ्ड ऑफ, जहां पर भी ये कैंसर सेल्स ग्रो कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, कुछ कैंसर सेल्स वहां से स्लफ ऑफ होकर अलग हो जाती हैं। जैसे अमीबा मूवमेंट नहीं करता, वैसे मूवमेंट करके ये ब्लड कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल्स में, किसी में भी एंटर कर जाती हैं। और अगर सोचो ब्लड कैपिलरीज या लिम्फ में ये पहुंच गई तो फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घूम रही है, लिम्फ के थ्रू भी घूम रही है, तो फिर ये किसी भी दूसरे ऑर्गन में भी निकल जाती है। अगर एंटर कर सकती है तो कैपिलरी से निकल भी सकती है, फिर जब इनका मन करता है किसी भी ऑर्गन में निकल के चली जाती है और वहां पर जाकर वहां की सेल्स को भी अपने जैसा बना देती है, वहां पे ग्रोथ करना शुरू कर देती है, मतलब वापस फिर वही कुछ और कहीं पहुंच गई। तो ये जो इनके स्प्रेड की प्रॉपर्टी है ना, स्लफ्ड ऑफ एंड स्प्रेड बाय ब्लड एंड लिम्फ टू अदर टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑल दैट is called metastasis. This is the most feared property of cancer. कैंसर की सबसे डरावनी प्रॉपर्टी, सबसे मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से कैंसर को ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो एक ऑर्गन का इलाज कर भी दिया एक एरिया में, तो क्या पता उस पर्सन में ये सेल्स कहाँ कहाँ बैठी हैं, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद कहीं और शुरू हो जाएंगी, फिर कहीं और शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कैंसर का कोई पक्का इलाज हमारे पास नहीं है। और अगेन कैंसर का जब भी इलाज कर रहे हैं हम, तो आप अपनी ही तो सेल्स को मार रहे हो, क्योंकि कैंसर में अपनी ही तो सेल्स अपनी दुश्मन बन गई हैं। इसलिए भी कैंसर के ट्रीटमेंट्स के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबने सुन रखा है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी किसी भी पेशेंट की चलती है तो उसमें हेयर लॉस, आरबीसी लॉस, एनीमिया, दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, क्लियर? तो मैलिग्नेंट कैंसर समझ में आ गया क्या? ये तो कन्फाइंड था, ये स्प्रेड होता रहता है दूसरे रीजन्स में। ठीक है, और इसीलिए इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। यहाँ पर भी बाद में पेशेंट की डेथ हो जाती है, मेजर ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर डेथ हो जाती है। ये जो ट्यूमर अपना साइज बढ़ा रहा है, क्या वो आसपास की उस ऑर्गन्स में कैपिलरीज को ब्लॉक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। नर्व्स पे प्रेशर नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। तो कैंसर पेशेंट्स में बहुत सीवियर पेन भी होता है जब नर्व्स इन्वॉल्व होने लगती हैं तो। ठीक है,
क्लियर, बहुत हाई डोज की पेन किलर्स देनी पड़ती हैं तब जाके वो पेन कंट्रोल होता है, ठीक है, क्लियर है क्या? सो कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर. सो दीज ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स. बिनाइन ट्यूमर्स की क्या खासियत है बच्चों, ध्यान रखना, दे कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड एंड कॉज लिटिल डैमेज, इजीली ट्रीटेबल, लिख लेना, ठीक है. लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं दे आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स. हाँ, इन सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं बच्चों. नियोप्लास्टिक यानी नियो यानी न्यू, जहां भी जाती है न्यू ट्यूमर बना देती हैं. नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, इनकी क्या खासियत है, दे ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग यानी इन्वेड कर जाना, दूसरे में घुस जाना, एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. एक्टिवली डिवाइड, जब ये डिवाइड कर रही होती हैं तो पता है क्या करती हैं भाई, कोई चीज डिवाइड करेगी सेल तो आपको पता है सेल डिवीजन हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत एनर्जी मांगता है, बहुत एटीपी मांगता है. इतना सारा एटीपी खर्च हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स है ना उस ऑर्गन की, उनको खाना नहीं मिलता, उनको एटीपी नहीं मिलता. सारा एटीपी और खाना तो कौन खा रही है, ये कैंसरस सेल्स खा रही हैं. तो नॉर्मल सेल्स भूख के मारे मरने लगती हैं, लिखा है देखो, दे एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो. They also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Starvation यानी भूख की मतलब खाने की कमी होना, भूख, ठीक है. तो starve the normal cells by competing for vital nutrients. Normal cells को न्यूट्रिएंट मिलते नहीं, सब कैंसर सेल में खर्च हो जाते हैं. अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम अगर कैंसरस सेल्स, हमारी तो सेल्स हैं डिवाइड कर रही हैं तो बढ़िया बात है, हमारी बॉडी में तो नई नई सेल्स बन रही हैं, बनने दो, क्या दिक्कत है. तो बच्चों वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, वो सिर्फ डिवाइड ही करते जा रही हैं, मैच्योर तो हो ही नहीं रही. वो G1 G2S G1S G2M में ही घूम रही है, G0 में जा ही नहीं रही. जब तक G0 में नहीं जाएंगी, मैच्योर नहीं होंगी, तो वो ऑर्गन काम कैसे करेगा. इसलिए वो सेल्स हमारे लिए बेकार सेल्स, कोई काम की सेल्स नहीं है, ठीक है, ओके. वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करने लगती हैं. दीज सेल्स स्लफ्ड फ्रॉम सच ट्यूमर. व्हाट इज मेटास्टेसिस, स्लफ्ड होने लगती है यानी ट्यूमर से टूटकर अलग हो जाती हैं, दूर दूर तक डिस्टेंट साइट्स पर पहुंच जाती हैं ब्लड या लिम्फ के थ्रू, और जहां भी पहुंचती हैं, wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there, neoplastic, ठीक है. This property is called metastasis and the most feared property of malignant tumor. मान लो आ जाएगा स्टेटमेंट, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स. नहीं, बिनाइन ट्यूमर्स कभी भी मेटास्टेसिस नहीं करते. मेटास्टेसिस कौन करता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स करते हैं. एक टेबल बना लेना छोटी सी यही एनसीईआरटी में, बिनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंस लिख लेना, ठीक है. क्लियर है क्या, यहाँ पे मेटास्टेसिस होता है, यहाँ नहीं होता. क्लियर, यहाँ पर ये कन्फाइंड टू दैट रीजन, सो नो मेटास्टेसिस, और ये स्प्रेड हो रही है बाय मेटास्टेसिस, ठीक है. क्लियर है क्या. तो हमें पैथोफिजियोलॉजी तो समझ में आ गई ना. पैथोफिजियोलॉजी मतलब कोई भी डिजीज बॉडी में कैसे कैसे डैमेज कर रही है, कैसे हो रही है, उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है. अब ये जो भी मैकेनिज्म्स मैंने तुम्हें बताई क्यों होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड देम. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, जिसको आप बोलते हो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी इंड्यूस बाय. कैंसर तीनों सब्जेक्ट से होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. सब्जेक्ट मतलब एजेंट से होता है, फिजिकल एजेंट्स भी, केमिकल एजेंट्स भी, और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ वायरसेस भी हैं जो कैंसर कर सकते हैं. अगर हम इन सभी को कार्सिनोजेंस कहेंगे. अगर हम फिजिकल एजेंट्स की बात करें बच्चों तो रेडिएशंस आर द मोस्ट कॉमन. अच्छा, डू रिमेंबर फिजिकल में दोनों तरह के रेडिएशंस याद रखने हैं आपको, म्यूटेशंस में भी बताया था, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. तो नीट में आपसे इसी तरह पूछेंगे कि कौन से आयोनाइजिंग रेडिएशंस कैंसर या म्यूटेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमेशा ध्यान रखो, जो हम बोन्स का स्कैन करने के लिए एक्सरे करते हैं वो आयोनाइजिंग है, तभी तो हम बोन्स का इतने अंदर तक रेडिएशन हमारे सेल्स को पेनिट्रेट करके अंदर बोन्स का स्कैन दे रहे हैं हमको. तो ये भी समझ लो तुम कि अगर कोई पर्सन बार बार एक्सरे में एक्सपोज हो रहा है, जो वहां बैठ के एक्सरे ले रहा है, अगर वो प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहा तो उसको भी एक्सरे एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है. हालांकि वहां प्रॉपर प्रिकॉशंस होते हैं, वरना तो फिर कोई जॉब ही नहीं करेगा ये वाली, ठीक है. क्लियर. एंड नॉट ओनली एक्सरे बच्चों, जो गामा रेज है ना आपकी, रेडियो एक्टिव रेज, वो भी कैसी हैं, आयोनाइजिंग है. नॉन आयोनाइजिंग में विबग्योर से जो पहले आती है, जिनका लैम्डा बहुत कम है, दैट इज यूवी रेज, ये नॉन आयोनाइजिंग है, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग.
विबग्योर में वी वायलेट, वी से भी पहले अल्ट्रा वायलेट, जिनका लेमडा बहुत कम है, उनकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत कम है, तो वो नॉन आयोनाइजिंग है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी रेडिएशन हमारे डीएनए को डैमेज करेगा तो बट ऑब्वियस नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा ड्यू टू म्यूटेशंस। ठीक है, अब वो कोई भी म्यूटेशन हो सकता है, अगर कोई और म्यूटेशन है सिकल सेल एनीमिया, प्लियोट्रॉपी वाला, तो वो हो जाएगा। अगर कैंसर वाले जीन्स अफेक्ट हो गए तो कैंसर हो जाएगा। ओके, देन अगर हम बात करें केमिकल कार्सिनोजेंस की, तो केमिकल कार्सिनोजेंस में सबसे कॉमन जो तुम्हारी बुक में नाम दिया है वो है टबैको स्मोक, और कोई नाम नहीं दिया। बाकी और भी आजकल बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, कुछ डाइज हैं तरह तरह के जो कि कैंसर कर सकते हैं अगर पेशेंट उनके साथ उनके साथ लॉन्ग एक्सपोजर में रहे। ठीक है, क्लियर। टबैको स्मोक इज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। हमेशा इस बीमारी से इससे दूर रहो। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है टबैको पैकेट्स पे, है ना, फिर भी हम वो नहीं मानते हैं, फिर भी ह्यूमंस हैं, बच्चे हैं, उन चीज़ों के कांटेक्ट, मतलब इन चीज़ों के उसमें फंस जाते हैं। पढ़ेंगे कैसे ये विशियस साइकिल बनाता है। ठीक है, देन अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें ना बच्चों, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में आता है कैंसर कॉजिंग वायरस, है ना। सुन के ऐसा लग रहा है यार ऐसा कोई वायरस तो नहीं होना चाहिए, ऑन्कोजेनिक वायरस, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। आप नीट में कई बार वायरल ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स को मिक्स कर देते हो, नहीं, वायरल ऑन्कोजीन्स वायरस के जीन्स हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे सेल के जीन्स हैं, कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, अच्छा हाँ, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को बच्चों सी ऑन्क भी कहते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, डू रिमेंबर, किसी भी नाम से आ सकता है, सी ऑन्क लिखा है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और ये हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो तीनों कॉज अलग अलग समझ में आ गए, ये फिजिकल हो गए, ये केमिकल हो गए, और ये बायोलॉजिकल हो गए। डन है क्या, आगे बढ़ जाएं। नाउ कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं बच्चों, बहुत सारे मेथड्स हैं कैंसर डायग्नोसिस के, कुछ 4-5 मेथड्स यहाँ दिए हैं एनसीईआरटी में, देखना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज वेरी एसेंशियल, तभी आप इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। तुमने सुना हो, मूवीज वगैरह में देखा हो कि कैंसर को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब कि जैसे मान लो किसी में ओरल कैंसर का डाउट है, तो एक छोटा सा टिश्यू, थोड़ा एनेस्थीसिया वगैरह देकर छोटा सा टिश्यू इंसाइज करके निकाल लेते हैं और उसको एक सॉल्यूशन में डालकर लेबोरेटरी में भेज देते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। हिस्टो यानी टिश्यू, कैंसर सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग होती है नॉर्मल सेल से, तो माइक्रोस्कोप से देखकर पहचाना जा सकता है कि यस ये नॉर्मल सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं। तो जनरली पर बायोप्सी वहीं की जा सकती है ना जहां पर आप उस टिश्यू का सेक्शन ले सकते हो। कोई इंटरनल ऑर्गन में है तो ऐसा तो नहीं ना टेस्ट करने के लिए आप सर्जरी करके पहले टिश्यू निकालोगे। ओके, तो बायोप्सी सिर्फ वहीं पॉसिबल है। मान लो कोई सर्जरी हुई है किसी ऑर्गन की, हमें कंफर्म करना है यार कैंसर तो नहीं था, कहीं आगे के किसी और ऑर्गन में नहीं हो, तो उसका टिश्यू भेज सकते हैं। ओरल कैंसर, स्किन कैंसर, इन सब में बायोप्सी इज पॉसिबल। ठीक है, और कुछ तरीके भी है जिनसे इंटरनली बिना सर्जरी के टिश्यूज निकाला जा सके, तो ही बस बायोप्सी पॉसिबल है। क्लियर। दूसरा टेस्ट है, अगर जनरली ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, है ना। ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं बच्चों, बोन मैरो में। तो बोन मैरो को कलेक्ट करके या ब्लड को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में भेज देते हैं। अगर ब्लड सेल्स ड्रेस्टिकली बढ़ी हुई हैं, ज्यादातर WBCs बढ़ती हैं ब्लड कैंसर में, तो उसको ल्यूकीमिया है। ब्लड कैंसर में WBCs इंक्रीज ड्रेस्टिकली, जिसको कहते हैं ल्यूकीमिया, लिख लेना, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। WBCs बढ़ जाती है, इतना बढ़ जाती हैं कि उनकी वजह से RBC कम होने लगती हैं, इसलिए इस तरह के पेशेंट्स में एनीमिया का कॉमन सिम्टम आता है। सारी ब्लड सेल्स नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, क्लियर। RBC और प्लेटलेट दोनों ही कम हो जाती हैं, WBCs लाखों में पहुंच जाती है। नॉर्मली WBCs की रेंज पढ़ते हो ना तुम, थाउजेंड्स में होती है, पर यहाँ पर लैक्स से भी क्रॉस कर जाती है। क्लियर, लिखा है देखो ये रहा, इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। नीट में पूछ सकते हैं तुमसे कौन सी सेल बढ़ी है यहाँ पर, WBCs। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट से, बोन मैरो टेस्ट से कंफर्म हो सकता है। समझाया है तुम्हें, बायोप्सी में आप पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन, उसको स्टेन करते हैं, एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप से, और पैथोलॉजिस्ट करता है ये सब, क्योंकि कैंसर सेल्स अलग होती हैं नॉर्मल सेल्स से। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। और कौन सा टेस्ट है, थर्ड है, तो बहुत कॉमन है, सबने सुन रखा होगा, रेडियोग्राफी। एक्सरे से भी कैंसर को इनिशियल कुछ सिम्टम्स को डायग्नोस किया जा सकता है, बट क्लियरली नहीं पता चलता
तो अगर डॉक्टर को एक्सरे में डाउट है तो फिर वो बोलते हैं आप सिटी स्कैन कराओ। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अच्छा तुम्हें पता है ये जो सिटी स्कैन है ना बच्चों, ये भी एक तरीके का एक्सरे ही है। ये जो नॉर्मल एक्सरे होता है वो 2D इमेज देता है, सिटी स्कैन तुमने देखा होता है एक बड़ी सी ब्लैक कलर की शीट पर कई सारे फोटोग्राफ्स व्यूज लगे होते हैं। तो एक्सरेज को यूज करके 3D व्यू में अगर देखा जाए, हर एंगल से उस ऑर्गन की इमेजेस देखी जाए, स्कैन बनाया जाए, तो वो है सीटी स्कैन, टू जनरेट अ 3D इमेज, जिससे कहीं भी अगर कैंसर के साइंस दिख रहे हैं तो वो डॉक्टर डायग्नोस कर सके। ठीक है, इसलिए करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स का सिटी स्कैन, पहले एक्सरे फिर सिटी स्कैन। ठीक है, और भी अगर बेटर व्यू चाहिए ना तो फिर सिटी स्कैन से भी बेटर टेस्ट है एमआरआई, जिसमें और क्लियर इमेज आती है। इसमें भी ऑर्गन की इमेजेस लेते हैं अलग अलग एंगल से, पर इसमें और अच्छी इमेज आती है। क्यों पता है? क्योंकि एमआरआई में एक्सरे यूज नहीं करते बच्चों, एमआरआई यूज करता है, जैसा कि इसका नाम है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज करते हैं। जैसे यूवी रेज इज वन ऑफ द नॉन आयोनाइजिंग ना, तो वैसे ही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड के अंडर पेशेंट के लिविंग टिश्यूज में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनका स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो 5 टेस्ट याद रखेंगे आप, या तो बायोप्सी एंड या फिर ब्लड टेस्ट या फिर एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, सबका अलग अलग जो प्रिंसिपल दिया है शॉर्ट में वो याद रखना। आजकल अगर हम लेटेस्ट टेक्निक्स की बात करें बच्चों, तो एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जो कैंसर सेल्स होती है ना, उनके एंटीजेंस भी थोड़े बदल जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट फिर इम्यून सिस्टम थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज भी बनाता है, हालांकि वो इतनी नहीं बना पाता कि कैंसर सेल्स को जड़ से खत्म कर दे। अगर हमारा ही इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पूरी तरह पहचान लेता और उनको खत्म कर देता तो बहुत बढ़िया बात थी, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती, है ना। कोई दवाइयां देनी नहीं पड़ती। कोशिश तो करता है इम्यून सिस्टम, बट कंप्लीटली नहीं कर पाता वो ये काम, क्योंकि कैंसर सेल इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि हमारी सोल्जर्स उनको मार नहीं पाती हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में जो सबसे लेटेस्ट थेरेपी आई है वो है इम्यूनोथेरेपी। देखो अभी बता देती हूँ, वो है इम्यूनोथेरेपी। कहाँ गया इम्यूनोथेरेपी? यहाँ पे नाम नहीं लिखा क्या? लिख लो, ये यहाँ लिखा है ना इम्यूनोथेरेपी, उसको एक्सप्लेन नीचे किया है, इम्यूनोथेरेपी। और इस थेरेपी में क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, इनको शॉर्ट में लिखना BIRM, बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जिसका एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरॉन। बताया था मैंने जब हम बैरियर्स पढ़ रहे थे इनेट इम्यूनिटी में, तब बताया था वो थे गामा इंटरफेरॉन्स, वहां गामा लिख लेना, वो साइटोकाइन बैरियर्स थे जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स बनाती हैं। एक और कैटेगरी होती है अल्फा इंटरफेरॉन्स की। ये क्या करते हैं बच्चों, अगर कैंसर के पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाएं तो अल्फा इंटरफेरॉन इनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कैंसर सेल्स को और इंटेंसली उन पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देगा। तो कितनी बढ़िया थेरेपी है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और कैंसर सेल्स भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब जो भी इसके लिमिटेशन है, अभी तक इतनी कॉमन क्यों नहीं हुई, क्योंकि जरूरी नहीं ना हर तरह के कैंसर सेल्स को मारने के इंटरफेरॉन्स, मतलब को मारने के लिए इम्यून सिस्टम को तैयार करने वाले इंटरफेरॉन्स हमारे पास हैं, जिनके हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, दिस इज इम्यूनोथेरेपी। तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं क्या, कि एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लो पेशेंट के ब्लड में, अगर एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब कैंसर भी है। क्लियर? एंड टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स। और 7th मेथड सबसे रिसेंट जो हमने वहां पढ़ा था ना, बायोटेक में पढ़ाया था मैंने तुमको, RDT टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम ट्यूमर सेल्स का पता लगाते हैं अर्ली स्टेज पर, कि पहले अगर क्लोन आता है, वो बताया था ना DNA प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, अगर सारे जीन नॉर्मल हैं तो दे विल अपीयर ऑन ऑटोरेडियोग्राफी, अगर कोई म्यूटेंट जीन है तो वो अपीयर नहीं होगा, मतलब वहां कैंसर हुआ है। तो अर्ली स्टेज पर अगर हम जीन्स को डिटेक्ट कर लें, स्पेशली वहां जहां कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो हम अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स मे बी वेरी हेल्पफुल। Such individuals may be advised to avoid exposure to carcinogens, कि एटलीस्ट, वैसे तो सभी को कार्सिनोजेंस अवॉइड करने चाहिए, बट एटलीस्ट ऐसे ससेप्टेबल पर्सन्स को तो इस तरह के कार्सिनोजेंस बिल्कुल यूज नहीं करने हैं जिनके जीन्स आर हाईली ससेप्टेबल। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हुए कैंसर को डायग्नोस करने के। ट्रीटमेंट की अगर बात करें बच्चों, तो 4 तरह के ट्रीटमेंट्स कैंसर के लिए यूज होते हैं।
वैसे पहले तो 3 ही होते थे, या तो एक तो होता है सर्जरी, एक होता है रेडियोथेरेपी और एक होता है कीमोथेरेपी। ये 3 तो तुमने सुना ही होंगे। एक 4th अब रिसेंटली ऐड हो गया इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, अभी एक बार हम इम्यूनोथेरेपी को भूल जाएं तो इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊं तो जनरली क्या होता है ना, कैंसर को ट्रीट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि तीनों में से कोई एक ही मेथड यूज होगा। अच्छा, तीनों के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं ऑन्कोलॉजी में, है ना। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अलग होते हैं जो कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अलग होते हैं, सर्जरी करने वाले ऑन्को सर्जन अलग होते हैं, सब में बहुत हाईली स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी पर्सन को कैंसर डायग्नोस हुआ है तो सब ऐसा नहीं सीधा सर्जरी कर देंगे, पहले हम कोशिश करेंगे दवाइयों के थ्रू उसका कैंसर सेल्स को मारे, जितना हो सके उसको कंसाइज कर दें। तो कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। हालांकि कीमोथेरेपी कोई बहुत अच्छी थेरेपी नहीं है, ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपकी बॉडी में फायदे के लिए जा रही है। ये कैंसर सेल्स को तो मारेंगी बट ये आपकी नॉर्मल सेल्स को भी मारती हैं, इसलिए जो भी पर्सन कीमोथेरेपी लेता है ना उसमें एक तरह के टॉक्सिन्स ही उसकी बॉडी में भेजे जाते हैं बच्चों। ठीक है, और इन टॉक्सिन्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। सबसे ज्यादा हमारी हेयर फॉलिकल्स और आरबीसीज इन टॉक्सिन्स के लिए ससेप्टेबल होती है। तो जब भी कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है पेशेंट को हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है और आरबीसी काउंट कम होने की वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सीवियर वाली, बहुत कमजोरी आ जाती है। ठीक है, अब कीमोथेरेपी से धीरे धीरे पर क्या करें, और तो कोई तरीका है नहीं। तो जैसे जैसे लगता है कीमोथेरेपी से कैंसर कम हो रहा है, बार बार टेस्ट भी रिपीट करते हैं, हर 3 महीने में 6 महीने में डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो साथ में रेडियोथेरेपी भी स्टार्ट कर देते हैं। रेडियोथेरेपी में लिखा है कि इसमें सेल्स आर इररेडिएटेड लीथली, एक पर्टिकुलर डोज, एक पर्टिकुलर एंगल से जिस एरिया में कैंसर है वहीं पर रेडिएशंस डाली जाती हैं, उसकी इतनी डोज और इस एंगल से डाला जाता है कि वो उन सेल्स को लीथली यानी किल कर दे। पर बहुत प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, जरा सा भी रेडिएशन की डोज ज्यादा हुई या एंगल इधर उधर हुआ मशीन का, अगर वो रेडिएशन आपकी बॉडी की नॉर्मल सेल्स पे गिर गया तो वो उन्हें भी जला के खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू रखना होता है, इसलिए रेडियोथेरेपी में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, बट अगेन करना तो पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। तो फिर जब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कैंसर का साइज बहुत कम हो जाता है, ट्यूमर का साइज, तब जाके अल्टीमेटली उसकी सर्जरी करके उसको हटा दिया जाता है। बट अगेन कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं हो कैंसर, क्या पता वो ट्यूमर सेल्स कहाँ कहाँ पहुंच चुकी हैं आपकी बॉडी में और कब वो छुपी हुई हो, कब वो डिवाइड करना शुरू कर दे और फिर से नया कैंसर कर दे। ठीक है, इसलिए दिस इज अ वेरी वेरी लीथल, रिस्की, डेंजरस डिजीज। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लिखी भी है एक लाइन देखो कि ये रहा, हाईलाइट करना आप, मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। एग्जाम्पल समझाया तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा। ओके, ठीक है क्या बच्चों, आप देखना आपके बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में कुछ टॉक्सिन्स के नाम दिए हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। विनब्लास्टिन, है ना, विनका रोजिया से सदाबहार के से टॉक्सिन्स मिलते हैं, उनको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। देन लास्ट इम्यूनोथेरेपी में दिया है, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल बड़ी चालाक है, वो कैसे भी करके हमारे इम्यून सिस्टम से बची रहती है, वरना वो पहचान लेगा तो उन पर अटैक शुरू कर देगा। तो इसलिए कैंसर पेशेंट्स में इस बेसिस पर एक नया ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, BIRM, इम्यूनोथेरेपी, बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जिसमें गामा इंटरफेरॉन्स दिए जाते, सॉरी अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वो ढूंढ ढूंढ के ट्यूमर सेल्स को मार दे। यहाँ पर साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो यस इट इज अ वेरी गुड थेरेपी। अब ये कितनी किस किस केस में कितनी हद तक सक्सेसफुल है वो मेडिकल साइंस को पता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एड्स एंड कैंसर। ठीक है, मैंने बिल्कुल लॉजिकल तरह से जैसे मेडिकल में हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही तुम लोगों को समझा दिया दोनों डिजीज के बारे में जनरल बात के थ्रू। ठीक है, एक बार पढ़ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हर साल 1-2 क्वेश्चन तो एड्स कैंसर से आते हैं। ठीक है, दोनों से मिलाकर, भाई ह्यूमन हेल्थ कोई बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर तो है नहीं, तो ह्यूमन हेल्थ से आप 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन 3 से 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन एड्स और कैंसर से ही होते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ओके, गुड बाय।